नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक लड़की की बहुत ही दुख भरी कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए, ज्यादा समय आपका न लेते हुए मैं कहानी को शुरू करता हूं। सावित्री 12 साल की लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। छोटा भाई अभी दूसरी कक्षा में पहुंचा था। माँ जानकी 3 साल पहले ही गुजर गई। राम नरेश ने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी जानकी की मृत्यु का शोक मनाया, लेकिन 1 महीने बाद वह फिर से पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। वही ढर्रा, देर रात तक घर पहुंचना, लड़खड़ाते पैर और बक बक करती जुबान। घर पहुंचते ही सावित्री पर रौब झाड़ने लग जाता। उसकी इस आदत में ही जानकी को असमय परलोक गमन का रास्ता तैयार कर दिया। जानकी बेचारी दिन रात कुड़ती रहती थी। थोड़ा बहुत काम करके बच्चों का पेट पालने का प्रयास करती। पतिदेव राम नरेश घर से सामान पार कर देता। कभी रुपए पैसे दिख जाए तो छीन ले जाता। सावित्री का छोटा भाई प्रदीप अभी नादान था। सावित्री भी छोटी थी लेकिन अपनी माँ की पीड़ा को समझती। बच्चों की चिंता करते करते वह स्वर्ग सिधार गई। सावित्री पर घर संभालने की जिम्मेदारी आ गई। वह स्कूल से आने के बाद अपने घर का काम करती, फिर पड़ोस के घर में झाड़ू बर्तन करती, जहां से उसे थोड़ा सा सहारा मिल जाता। किसी तरह से वह अपनी और अपने भाई की पढ़ाई को जारी रखी हुई थी। राम नरेश भी काम तो करता था लेकिन ज्यादातर पैसों को शराब में उड़ा देता था। जानकी की बेटी सावित्री अभावों में अपना समय निकाल रही थी। जैसे तैसे करके 10वीं उत्तीर्ण कर ली। उसने 1-2 घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह 1-1 घंटे छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। 10वीं के बाद 1 साल बीच में पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अपने भाई की पढ़ाई चलाती रही। 1 साल थोड़े से पैसे बचत करके फिर से बड़े स्कूल में प्रवेश ले लिया। राम नरेश को यह भी नहीं पता था कि उसकी बेटी किस कक्षा में पढ़ रही। उसे कोई टोकता तो वह एक ही जवाब देता, जानकी जब से गई है तब से जीने की इच्छा ही नहीं रही। शाम को थोड़ी सी पीकर गम भुला लेता हूँ। 2 साल मेहनत करने पर सावित्री अच्छे अंकों से उत्तीर्ण। अब स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने घर पर ही रहकर आगे पढ़ाई जारी रखी। सुबह सब्जी बेचती तो शाम को दूसरे के घरों में काम करके खर्चा चला रही। राम नरेश ने शराब पी पी कर पहले अपना स्वास्थ्य खोया, फिर जीवन से भी हाथ धो बैठे। भाई बहन अनाथ हो गए। घर में दोनों भाई बहन ही रह गए। सावित्री की छोटी सी आयु में ही बड़ों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही। स्वयं भले ही स्वयं पाठी के रूप में शिक्षा ले रही थी, लेकिन छोटे भाई को अच्छे स्कूल में ही पढ़ने भेजती थी। गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि आय का कोई नियमित साधन जो नहीं था। अगर सावित्री के साथ कुछ ठीक था तो वह कि सिर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर जरूर था। दोनों भाई बहनों के लिए पर्याप्त था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पढ़ाई कर रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। सावित्री ने सोचा शायद प्रदीप स्कूल से आ गया होगा। दरवाजा खोला तो एक युवक को खड़े पाया। सावित्री जी, कहिए। युवक, मेरा नाम दिलीप है, पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। इसी वर्ष कॉलेज में एडमिशन लिया है। गांव आने जाने में समय बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए किराए पर एक कमरा देख रहा था। मुझे निक्कड़ के दुकानदार ने बताया कि आपके यहाँ रूम उपलब्ध है। उस दुकानदार का कहना था कि किराए से आपकी थोड़ी मदद भी हो जाया करेगी। सावित्री, रूम तो है लेकिन हमने उसे गेस्ट के बैठक के रूप में बना रखा। उस रूम का एक दरवाजा बाहर खुलता है। दिलीप, आप उस रूम को दिखा दें, अपने उस रूम का किराया बता दें। सावित्री, आप कल आना, मैं अपने छोटे भाई से बात करके आपको जवाब दूंगी। दिलीप, रूम तो और भी देखे हैं, लेकिन आपके यहाँ ज्यादा सदस्य नहीं है तो स्टडी ठीक से हो जाया करेगी। सावित्री, आपकी बात सही है, लेकिन दिलीप आप चिंता ना करें दीदी, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। आपको किसी भी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बहन जैसी हो। आप तो यह समझ सकती हैं कि मैं भी आपका भाई ही हूँ। दरअसल आप मुझे पेइंग गेस्ट रख लेंगी तो आपको थोड़ा सहारा मिल जाएगा और मुझे पढ़ने को ज्यादा समय। सावित्री, ठीक है, आप आ जाना। दिलीप, दीदी, मैं आपको 5,000 रुपए महीने दे दिया करूंगा,
कोई खास भोजन की जरूरत नहीं है। आप जो भी अपने लिए बनाया करेंगी वही मेरे लिए भी चलेगा। सावित्री ठीक है भैया। दिलीप ने 1 महीने के एडवांस के रूप में सावित्री को 5,000 रुपए जमा करा। दिलीप एक खाते पीते परिवार से था। वह अपने गांव से रोजाना बाइक से भी कॉलेज आ जा सकता था, लेकिन आने जाने में पढ़ाई नहीं हो पाती। सावित्री को 5,000 रुपए महीने की आय होने लगी। वह अपने भाई का विशेष ध्यान रखती, लेकिन उसका भाई तो उसके पिता पर ही गया था। स्कूल में गलत लड़कों की संगत करने लगा था, सिगरेट गुटखा खाने लगा। 14-15 साल का प्रदीप स्कूल की बजाय मूवी देखने चला जाता। एक दिन तो वह भी लड़खड़ाता हुआ आया। उसे देखकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। प्रदीप को डांटा तो उसने बताया कि उसके मित्र का जन्मदिन था। सबने जोर देकर एक बियर पिला दी। सावित्री ने उसे बहुत देर तक समझाया, पिता के बारे में बताया तो प्रदीप ने भी आगे कभी भी शिकायत का मौका न देने का वादा किया। दिलीप ने भी प्रदीप काफी ऊंच नीच समझाई। उसे कहा कि तुम्हारी बहन लड़की होकर भी बहुत काम करती है, बहुत संघर्ष कर रही है। तुम्हें उसका सहारा बनना चाहिए, ना कि उसका दुश्मन। प्रदीप ने अपनी बहन से माफी मांगी। सावित्री ने दौड़ धूप करके एक गैस एजेंसी में नौकरी ले ली। वह 9 बजे से 2 बजे तक काम पर जाने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, दिलीप और प्रदीप के लिए भोजन नाश्ता तैयार करती। 2 बजे आकर फिर से कुछ ना कुछ काम करके बैठ जाती। शाम को सभी कार्यों से निवृत्त होकर अपनी पढ़ाई करती। प्रदीप तो नहीं, लेकिन दिलीप उसके काम में सहारा दे देता था। कॉलेज से आते समय सब्जी या घर का कोई सामान ले आता था। वक्त जरूर बदलता है। सावित्री का भी वक्त बदलने का वक्त आ गया था। उसके साथ गैस एजेंसी में काम करने वाला एक युवक उसे पसंद करने लगा। शर्मीले स्वभाव का वह लड़का भी काम के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सावित्री से कई महीनों तक बात भी नहीं कर पाया था। धीरे धीरे दोस्ती हुई और प्यार में बदल गई। प्रदीप का 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम बहुत निराशाजनक रहा। वह अनुत्तीर्ण हो गया था। सावित्री को बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने हिम्मत करके पुनः पढ़ाने का निश्चय किया। ट्यूशन टीचर की व्यवस्था की। जन्मदिन की पार्टी का बहाना बनाकर प्रदीप अक्सर शराब पीकर आने लगा। कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करने वाली सावित्री अपने भाई के प्रति फिक्रमंद रहती। प्रदीप का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह आवारा लड़कों के साथ घूमने में अधिक ध्यान देने लगा था। किसी न किसी से झगड़ा कर बैठता था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। सावित्री कभी कभी इतनी दुखी हो जाती कि उसकी इच्छा होती कि किसी रेलगाड़ी के आगे कूद जाऊं। उसके साथ काम करने वाला नमन हमेशा उसकी हिम्मत और साहस बढ़ाता रहता था। इस बार भी जब प्रदीप फेल हो गया तो उसने पढ़ने से स्पष्ट मना कर दिया। किसी काम को करने में भी कोई रुचि नहीं दिखाता था। नमन ने सावित्री के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की तो सावित्री ने उसे कहा कि भाई को अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। नमन ने उसे समझाया और कहा कि जब तक नमन का विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम अपने घर में ही रहना। सावित्री को नमन की बात ठीक लगी। वह प्रदीप को अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। दिलीप 3 साल बाद अपने कॉलेज की पढ़ाई करके चला गया, लेकिन वह एक बात कहकर गया था कि कभी कोई समस्या हो तो इस मुंहबोले भाई को जरूर याद कर लेना। उसके चले जाने पर सावित्री को बहुत बुरा लगा था। वह एक निर्णय लेकर नमन के साथ 7 फेरों में बंध गई। नमन भी उसके साथ उसी घर में रहने लगा। नमन ने सावित्री को नौकरी करने से मना कर दिया। प्रदीप अभी भी कुछ काम धंधा नहीं करता था। वह खर्चे के लिए कभी सावित्री से तो कभी नमन से पैसे ले लिया करता था। वह एक नंबर का आलसी और निकम्मा बन गया। नमन को एक परीक्षा देने हेतु दूसरे शहर में जाना पड़ा। कल रक्षाबंधन है। प्रदीप के लिए राखी और घर के लिए कुछ सामान लेने सावित्री बाजार गई। सामान खरीद कर वह वापस आ रही थी कि उसे चक्कर आने लगे। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सड़क पर भीड़ भाड़ थी, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वह अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने जांचें की, सीटी स्कैन, एक्सरे आदि की रिपोर्ट देखी। सावित्री को ब्रेन ट्यूमर था। सावित्री को होश में लाया गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि ब्रेन ट्यूमर के कारण तुम्हें चक्कर आ गए थे, जल्दी ही ऑपरेशन करवाओ वरना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। सावित्री ब्रेन ट्यूमर की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई।
बड़ी मुश्किल से गृहस्थी रूपी गाड़ी को खींचा जा रहा था। खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सावित्री अनेक चिंताओं में डूब गई। डॉक्टर ने क्या कहा, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह उठकर चलने लगी तो उसका सामान जो कि सुरक्षित था उसे दे दिया गया। सावित्री ने डॉक्टर की जांचों के कुछ पैसे चुकाए। वह घर आ गई। नमन उसके बिना कैसे रह पाएगा। वह कितना चाहता है उसे। शादी हो जाने पर भी कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। सावित्री ने एक बार नमन से कहा था कि जब तक हम अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं हो जाते तब तक बच्चों के बारे में सोचना भी मूर्खता है। नमन को बच्चे प्रिय थे, लेकिन फिर भी वह सावित्री की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। वह नौकरी के साथ साथ परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रहा था। प्रदीप को घर के किसी भी कामकाज से कोई मतलब नहीं था। मनपसंद खाना और अच्छे कपड़े पहनना अपना अधिकार समझता था। यार दोस्तों के साथ शाम को शराब पीकर उसका नित्य कर्म बन चुका था। शाम को शराब पीकर घर आना उसकी आदत में शुमार हो गया था। सावित्री उसे समझाती तो घर छोड़कर चले जाने की धमकी दे देता। सावित्री उसे खोना नहीं चाहती थी। वह इन्हीं चिंताओं से ग्रस्त होकर के बैठ गई। प्रदीप घर से सुबह ही निकल गया। निठल्ले दोस्तों के साथ घूमना फिरना, राह चलती लड़कियों पर व्यंग कसना उसका समय पास करने का जरिया था। उसके दोस्त भी उसकी तरह थे। घर वाले कुछ भी कहें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय पास करने के उद्देश्य से वो लोग ताश पत्ता खेलने लगे। साधारण खेल में आनंद नहीं आया तो जुआ खेलने बैठ गए। प्रदीप ने थोड़ी देर में ही 2000 रुपए जीत लिए। वह उत्साहित होकर और खेलने लगा। 2000 से उसने 10,000 रुपए कमा लिए। प्रदीप पर लालच हावी हो गया। धीरे धीरे वह हारने लगा। 10,000 रुपए तो हार ही गया, बल्कि अपने सारे रुपए हार गया। हारे हुए रुपयों को जीतने के उद्देश्य से उसने दूसरे दिन दूसरे दोस्तों से उधार लिए, लेकिन जीत नहीं पाया। बिना गारंटी के ज्यादा रुपए उसे कोई देने को राजी नहीं हुआ। उसने अपने घर को गिरवी रखकर 50,000 रुपए ले लिए, लेकिन फिर भी उन 50,000 रुपयों को हार गया। प्रदीप का मूड खराब हो गया। उसने 50,000 और ले लिया। 1 लाख रुपए गंवाकर उसे होश आया। जुए में हार से मिले गम को शराब पी करके दूर किया। शराब के नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए कदमों से घर पहुंचा। सावित्री उसका इंतजार कर रही थी। रात के 9 बजे थे। सावित्री पहले से ही दुखी थी। अपने अनुज को इस हालत में देखकर उसके सिर से बहुत पीड़ा होने लगी। वह बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। प्रदीप को एहसास भी नहीं था कि उसकी बहन कितने कष्टों में है। सावित्री ने उसे बहला फुसला करके भोजन करा दिया। बर्तन साफ कर अपने बिस्तर पर पड़ी। उसे नमन की याद आ रही थी। नमन 2 दिन बाद आने वाला था। उसे इसी बात का गम था कि अपने ट्यूमर का ऑपरेशन कैसे करवाएगी। नमन को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चिंता करेंगे और टूट जाएगा। सावित्री उस रात बड़ी मुश्किल से सो पाई थी। सुबह हुई तो अपने भाई से आज रक्षाबंधन है, इसलिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज घर पर ही रहा जा सकता है। घर ही हाथ से निकल गया तो सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। वह भी अनेक चिंताओं में डूबा हुआ था। सावित्री के जोर देने पर नहाने चला गया। नहा कर आया तो सावित्री ने कहा, ला पहले तेरे लिए तेरे राखी बांध देती हूँ, फिर पता नहीं कहाँ निकल जाए, तेरा कोई भरोसा नहीं है। प्रदीप ने कहा, ठीक है। सावित्री अंदर राखी लेने गई। वह राखी लेकर के आई तो वहाँ प्रदीप का एक दोस्त उपस्थित था। दोस्त ने प्रदीप से कहा, कल तुमने 1 लाख रुपए लिए थे, आज सुबह चुकाने का वादा किया था, बता कब तक देगा? तू देगा या तेरी बहन से मांगे जाएं? प्रदीप, मैं चुका दूंगा। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन उसे कुछ मत कहना। दोस्त, शाम तक व्यवस्था कर देना, वरना बहुत बुरा होगा। अंतिम शब्द सावित्री ने सुन लिए। वह आकर बोली, क्या बुरा होगा? तुम लोग किस बुरे की बात कर रहे हो? क्या कर दिया है तुम लोगों ने? दोस्त, अरे चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं इससे कह रहा था कि खाली हाथ राखी बंधवाना ठीक नहीं है। अपनी बहन को कुछ शगुन के रुपए दे दे, वरना बुरा लगेगा। सावित्री, कुछ देने की जरूरत नहीं है, जब कमाने लग जाएगा तो खूब दे दी करना। सावित्री ने प्रदीप की कलाई में राखी बांध दी। एक राखी लेकर के प्रदीप के दोस्त के हाथ की तरफ बढ़ी तो उसने मना कर दिया। वह बोला, मेरे भी बहन है, मैं हर किसी को बहन नहीं बना सकता। वह सावित्री को बहन के रूप में नहीं मान रहा था। वह तो सावित्री को प्रदीप की बहन ही मानता था। बस अगर वह विवाहित नहीं होती तो उसके साथ विवाह करने को भी राजी था। सावित्री ने उन दोनों को नाश्ता कराया। प्रदीप अपने
दोस्त के साथ बाहर चला गया। आज वो जुआ नहीं क्रिकेट खेलने लग गए। प्रदीप के जाने के बाद सावित्री फिर से किसी चिंता में पड़ गई। उसे प्रदीप की चिंता होने लगी। उसने उसके दोस्त के शब्दों में सुनी धमकी सुन ली थी। वह बात भले ही बदल गया हो, लेकिन सावित्री को मामला बहुत गंभीर लग रहा था। उसे चिंता थी कि कहीं प्रदीप अवैध गतिविधियों में संलग्न तो नहीं है, कहीं उसने कोई अनैतिक कार्य तो नहीं कर दिया है। सुबह जागते ही प्रदीप किसी सोच विचार में डूबा हुआ था। वह चिंताग्रस्त था। प्रदीप के घर आने पर वह उससे बात करेगी, कोई समस्या होगी तो उसका समाधान निकालेगी। सावित्री ने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था। डॉक्टर की बात सुनकर उसकी भूख मर गई थी। ना कुछ खाने की इच्छा थी और ना ही कुछ काम करने की। वह बिना कुछ खाए पिए ही बिस्तर पर पड़ गई। सारे दिन अलसाई सी पड़ी रही। शाम हो गई, खाने की इच्छा नहीं होने पर भी खाना बनाया। प्रदीप का कोई अता पता नहीं था। उसने मन मार करके 2 चपाती खा ली। दर्द निवारक टेबलेट खाकर थोड़ी राहत मिली। जाने कब उसकी आंख लग गई। प्रदीप उस रात घर नहीं आया। सावित्री की 3-4 घंटे बाद नींद खुली। वह जल्दी से उठकर प्रदीप के कमरे में गई। वहां प्रदीप नहीं था। सावित्री सोचने लगी, क्या प्रदीप अभी तक घर नहीं आया? आधी रात हो गई है, वह इस समय कहाँ होगा? सावित्री ने प्रदीप को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रदीप के मोबाइल पर घंटी जाती रही। उसने सावित्री को फोन रिसीव नहीं किया। सावित्री ने शेष रात सोच विचार में गुजार दी। नमन को इस समय कॉल करना ठीक नहीं लगा। नमन को डिस्टर्ब होगा, वह प्रतियोगिता परीक्षा में ध्यान नहीं दे पाएगा। सावित्री जब ज्यादा विचलित हुई तो टहलने लग गई। नींद तो अब आनी ही नहीं थी। सावित्री ने अपने हालातों से समझौता करने का निर्णय किया। जितने दिन का जीवन बचा है वह हंसी खुशी से व्यतीत करेगी। किसी को चिंता में डालना बेकार है। अपने पति नमन और भाई प्रदीप को खूब खुश रखेगी। कब मौत निश्चित ही है तो फिर घबराना कैसा। जितने दिन की सांसें बची हैं उनका भरपूर आनंद लिया जाए। नमन के लिए एक गिफ्ट दे जाना चाहिए जिससे वह अपना शेष जीवन उसके सहारे गुजार सके। हाँ, मुझे बच्चा पैदा करना चाहिए। नमन आज तक पत्नी सुख से वंचित है। उसे शारीरिक सुख देना बहुत आवश्यक है। सावित्री केवल त्याग के बारे में सोचने लगी। प्रदीप आज पहली बार रात भर गायब रहा। सावित्री के लिए चिंता की बात थी। उसने प्रदीप को कॉल किया। प्रदीप के मोबाइल पर घंटी जाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सावित्री भी घंटी देती रही, कॉल करती रही। 5-6 बार कॉल करने पर प्रदीप का फोन किसी अन्य लड़के ने उठाया। सावित्री, हेलो प्रदीप। प्रदीप, तुम कहाँ हो? उधर से आवाज आई, आपका प्रदीप फिलहाल सो रहा है। रात को बहुत ज्यादा पी ली थी, नशे में धुत पड़ा है। होश में आने पर भी यह घर नहीं आ पाएगा। सावित्री, क्यों? तुम कौन हो? प्रदीप कहाँ सो रहा है? बताओ मुझे, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। आवाज, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। तुम यहाँ आकर क्या करोगी? उससे मिल पाना संभव नहीं है। सावित्री, क्यों? आवाज, क्योंकि अब हमारे कब्जे में है वो। उसने 1 लाख रुपए उधार लिए थे। उन 1 लाख को जुए में हार गया है। जब तक हमारे 1 लाख नहीं मिल जाते तब तक प्रदीप हमारी कैद में ही रहेगा। सावित्री, तुम मुझे बताओ कहाँ है वह? मैं अभी आती हूँ। उस आवाज, नो नेवर, इतना कहकर फोन बंद कर दिया। सावित्री ने पुनः नंबर मिलाया तो प्रदीप का मोबाइल स्विच ऑफ था। सावित्री को अपने भाई की चिंता थी। वह सीधे पुलिस स्टेशन गई। पुलिस थाने में सारी बात बताई। किसी ने उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की जा रही थी। सावित्री बेचैनी से अपनी बात करती रही, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, वो घर आ जाएगा। एक बार पुनः सोच लो, ऐसा कहकर टालने की कोशिश की जा रही थी। सावित्री ने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन उसकी बात का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। तो एक स्थानीय नेता के पास गई, अपनी पीड़ा बताई। उस भले सज्जन ने अपना आदमी थाने भेजकर सावित्री की एफआईआर लिखवाई। एफआईआर के दर्ज हो जाने के बाद पुलिस को उस पर ध्यान देना पड़ा। मोबाइल से प्रदीप की लोकेशन को ट्रेस किया गया। आखिर प्रदीप तक पहुंच ही गई। वह उसी शहर में एक बड़े से घर में कैद था। पुलिस को देखकर उसकी जान में जान आई। पुलिस को देखकर वह रोने लग गया। उसके पास एक उसी की हम उम्र का एक युवक था। पुलिस को देखकर वह सकपका गया। प्रदीप पुलिस के साथ उस युवक को भी पकड़कर थाने ले गई। थाने ले जाकर पूछताछ की गई तो असली कहानी सामने आई।
प्रदीप ने जुआ खेलते समय 1 लाख का कर्ज लिया था। 1 दिन बाद चुकाने का वादा किया था। समय पर पैसे न चुकाने के कारण उसे बिठा लिया गया था। प्रदीप ने इस बात से इनकार नहीं किया। प्रदीप ने यह भी बताया कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार व मारपीट नहीं की गई थी। पुलिस ने समझौता कराना उचित समझा। प्रदीप और सावित्री को 15 दिन का समय दिलाया गया। 15 दिन में उसे 1 लाख रुपए चुकाने होंगे। दूसरी तरफ उसके मित्र को भी समझा दिया गया कि 15 दिन तक तुम प्रदीप को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। 15 दिन बाद अपने रुपए के लिए पुलिस थाने में लिखित शिकायत कर सकते हो। सावित्री, जो कि पहले ही बहुत दुखी थी, प्रदीप के इस कारनामे से और दुखी हो गई थी। उसने अभी तक नमन को कुछ नहीं बताया था। प्रदीप घर आ गया। सावित्री ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों करते हो इस तरह के काम? शांति से क्यों नहीं जीने देते? प्रदीप ने उसे बहुत गलत जवाब दिया। तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? तुमने शादी कर ली, अब इस घर का पीछा छोड़ो। मैं इसे बेचकर सारा कर्जा चुका दूंगा। सावित्री, इस घर को बेचने की सपने में भी मत सोचना। प्रदीप, ठीक है तो 15 दिन बाद मेरी मौत पर रोने के लिए तैयार रहो। वो बहुत बदमाश लोग हैं, मुझे भी मार देंगे और इस घर से तुम्हें भी निकाल देंगे। सावित्री, क्यों निकाल देंगे? उनका राज चलता है क्या? प्रदीप, हाँ उनका ही चलता है, ऐसा ही समझ लो। सावित्री, ये क्या हो गया है मेरे भाई तुम्हें? क्यों इतना बदल गए हो? अपने भले बुरे का एहसास क्यों नहीं होता है तुम्हें? प्रदीप, भाषण देना बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो। सावित्री यहाँ से उठकर चली। तनाव के कारण उसका सिर दर्द करने लगा। वह उस कमरे से बाहर निकलते ही धड़ाम से गिर गई। प्रदीप ने बाहर निकलकर देखने की जरूरत नहीं समझी। सावित्री को 2 घंटे बाद होश आया। वह उठकर खड़ी हुई, अपने पति से बात की। वह देर रात तक घर पहुंचने वाला था। सावित्री हताश निराश घर के कामों में जुट गई। अपने संघर्ष के एक एक दिन को याद कर रही थी। भूखी रहकर दूसरों के घर बर्तन साफ करके अपने छोटे भाई को पाला था। आज जब उसका भाई उसे सहारा देने लायक बना तो उसकी किस्मत को यह मंजूर ही नहीं था। वक्त अभी तक कितने बुरे दिन दिखाएगा। सावित्री ने छोटी सी उम्र में ही बहुत कष्ट झेले थे। आज भी उसे सुकून नहीं था। अब तो उसकी आयु ही चंद महीनों की रह गई थी। अपने पति और भाई को खुशी देने की सोच रखने वाली सावित्री धीरे धीरे बिखर रही थी। कल सोच रही थी कि पति को प्यार का तोहफा देकर जाएगी, आज उसका मूड खराब था। शाम का खाना बनाया, प्रदीप को मना कर खाना खिलाया। सुबह से भूखी थी इसलिए मन मार कर खाना खाया। प्रदीप अपने कमरे में सो गया। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी नमन का इंतजार करती, जाने कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रात को कोई 1 बजे गेट खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी तो जल्दी से हड़बड़ा कर उठी। गेट खोलकर नमन को अंदर लिया। नमन, इतनी घंटी बजाई, इतने फोन किए, लेकिन दोनों भाई बहन बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। सावित्री, सॉरी, थोड़ी थक गई थी। नमन, थक गई थी? क्यों, क्या किया? ये चेहरे पर इतनी कमजोरी नजर आ रही है, क्या बात है? सावित्री, तुम ठीक तो हो ना? कोई बात हो तो मुझे बताओ। मेरा तुम्हारे अलावा कौन है? कोई भी तो नहीं? जॉब मिल जाए तो अपनी शादी की बात घर वालों को बता सकूंगा। जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें अपने घर ले जाकर के तुम्हारा अपमान कराना नहीं चाहता। प्लीज कोई समस्या हो तो बता दो। सावित्री, अरे यार, इतनी फिक्र, इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना आप खा लीजिए। नमन, इतनी रात को? सावित्री, क्यों, क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। नमन, ये बात तो सही है, कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। सावित्री, समय नहीं मिला या लोभ था? नमन, अरे नहीं, मैं कोई लोभी लगता हूँ? सावित्री, नहीं लगते। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। गैस एजेंसी में काम करने का बस यही अतिरिक्त लाभ था कि गैस सिलेंडर और चूल्हा कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। गैस भराने का कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता था। उस कंपनी ने अपने समस्त कर्मचारियों को गैस मुफ्त कर रखी थी। सावित्री ने तुरंत खाना गर्म किया। नमन ने देर रात ही सही लेकिन तसल्ली से भोजन किया। नमन तो यात्रा की थकान के कारण खाना खाते ही सो गया, लेकिन सावित्री में शेष रात्रि सोच कर ही गुजारी। उसे सुबह तक नींद नहीं आई। सावित्री नमन की बगल में पड़ी पड़ी सोचती रही, अपने भविष्य को लेकर विचार करती रही, अपने पति के बारे में सोच सोच कर दुखी होती रही।
प्रदीप के कार्यों से व्यतीत होकर रोती रही। नमन की नींद तो देर से खुली, लेकिन वह अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा था। वह नहा धो करके नाश्ता लेकर के अपनी ड्यूटी चला गया। 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी, इसलिए जल्दी ही काम पर जाना चाहता था। वह एजेंसी चला गया। सावित्री उसके सामने हंसती खिलखिलाती ही रही, क्योंकि वह नमन को किसी प्रकार का शक नहीं होने देना चाहती थी। नमन सुबह अपने काम पर चला गया। प्रदीप अभी तक अपने कमरे में पड़ा हुआ था। सावित्री ने घर की साफ सफाई की, सारे काम से निवृत्त होकर अखबार उठाया। वह एक एक विज्ञापन को गौर से देखने लगी। उसे इस समय काम की तलाश थी। उसे कहीं जॉब मिल जाए तो नमन को आसानी से मना लेगी, समझा देगी। 1-2 विज्ञापन ऐसे थे जिसमें उसके लायक काम था। सावित्री ने फोन पर बात की। ऑफिस आकर मिलने पर ही कुछ कहा जा सकता है। साक्षात्कार के द्वारा ही नौकरी मिल सकती है। सावित्री ने ऐसे कार्यालयों की सूची बना ली जहां आज दिन में जाना था। सावित्री को एक विज्ञापन और दिखा जिस पर उसका ध्यान गया। चाहिए एक किराए की कोख, स्वस्थ युवती ही संपर्क करें। 1 वर्ष के लिए उसे 1 लाख रुपए मिल सकते थे। पौष्टिक भोजन, जांच, मेडिसिन आदि का खर्च अलग से देने का लिखा हुआ था। नीचे पता और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। सावित्री को यह विज्ञापन कुछ अलग किस्म का लगा। किराए की कोख का क्या मतलब है? किराए पर कोख क्यों चाहिए? सावित्री ने अब तक किराए पर घर, किराए पर शॉप के बारे में तो सुना था। किराए का पति एक फिल्म भी देखी थी, लेकिन किराए पर कोख यह पहली बार देख और समझ रही थी। मिलना ही पड़ेगा इस पते पर। सावित्री ने सबसे पहले इसी विज्ञापन के बारे में सोचना शुरू किया। जॉब को बाद में देखेगी, पहले इस किराए की कोख को समझ लें। अगर कोई समस्या नहीं आई और एडवांस के रूप में 50,000 भी मिल गए तो एक बड़ी मुसीबत से मुक्ति मिल सकती है। इस घर को बेचने की नौबत नहीं आएगी। प्रदीप का आधा कर्ज चुकता हो जाएगा। आधा कर्ज किसी के हाथ जोड़कर चुकाने की कोशिश की जा सकती है। सावित्री ने प्रदीप के लिए खाना बनाकर रख दिया। उससे खाना खा लेना, मैं बाजार जा रही हूँ कहकर निकल गई। घर से थोड़ा चलकर एक टैक्सी को रुकवाया। अखबार से लिया हुआ एड्रेस बताकर उसे आगे बढ़ने को कहा। 20 मिनट में सावित्री एक बड़े से बंगले के सामने खड़ी थी। गेट पर लगी कॉल बेल बजाई तो एक युवक ने गेट खोला। युवक जी कहिए। सावित्री, वो अखबार में विज्ञापन। युवक, अच्छा अच्छा, अंदर आइए। सावित्री अंदर गई। अंदर एक सुंदर सी महिला मिली। सावित्री को सोफे पर बैठने का संकेत अपनी युवा पत्नी से कहा। बीना, ये मैडम हमारा विज्ञापन पढ़कर आई हैं। बीना, अच्छा जी, आपका क्या नाम है? सावित्री जी, मेरा नाम सावित्री है। बीना, आप देंगी हमें किराए पर अपनी कोख? सावित्री जी, मैं इसे ढंग से समझना चाहती हूँ। युवक, देखिए सावित्री जी, मेरी पत्नी बीना हर तरह से स्वस्थ है, लेकिन बच्चेदानी में गांठ होने के कारण ऑपरेशन कराना पड़ा था। ऑपरेशन के बाद बीना बिल्कुल स्वस्थ तो है, लेकिन गर्भधारण योग्य नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने प्यार की निशानी को दुनिया में लाएं। हम अपनी संतान को किसी अन्य महिला के गर्भ में रखना चाहते हैं। इसके लिए हम 1 लाख रुपए देंगे। 9-10 महीने की बात है। अन्य जो भी खर्चा होगा वह सब हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप इच्छुक हैं? सावित्री, मैं अपने पति को धोखा कैसे दे सकती हूँ? उन्हें जब पता चलेगा कि मेरी पत्नी के पेट में किसी और का बच्चा पनप रहा है तो वो क्या सोचेंगे? वो मुझे चरित्रहीन समझकर त्याग देंगे। बीना, आप गलत समझ रही हैं सावित्री जी। इस कार्य के लिए आपको किसी के साथ हम बिस्तर होने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों के गुणसूत्र आपके गर्भाशय में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। सावित्री, मतलब? युवक, डॉक्टर IVF तकनीक से पुरुष के स्पर्म में से शुक्राणुओं का प्रत्यारोपण किया जाता है। आपको किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। सावित्री, इसका मतलब कोख हमारी और बच्चा आपका है। युवक, बिल्कुल यही बात है। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं, मैं आपको स्पर्श भी नहीं करूंगा। सावित्री, पैसे? बीना, इसके लिए 50% पैसे शुरू में तथा शेष 50% बच्चे के पैदा होते ही मिल जाएंगे। युवक, अगर आप सहमत हों तो कल 11 बजे सिंह क्लिनिक में आ जाना। आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाएगी और आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। कल पहले डॉक्टर साहब आपका चेकअप करेंगे कि आप
गर्भ धारण योग्य हो या नहीं, उसके बाद ही बात कुछ आगे बढ़ सकती है। सावित्री, ठीक है, मैं कल 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। सावित्री के लिए चाय पिलाई, कुछ और भी बातें हुई। सावित्री सभी तरह से संतुष्ट होकर अपने घर चली गई। सावित्री नमन के बारे में सोच रही थी, उन्हें इस बात को बताना चाहिए या नहीं। क्या नमन उसे इस काम के लिए स्वीकृति देगा? क्या नमन को किराए पर कोख देने पर कोई आपत्ति नहीं होगी? सावित्री ने आज नमन को प्रदीप वाली समस्या बताने का निश्चय कर लिया। आखिर वह कब तक इस बात को छुपाए रख सकती है? जब प्रदीप के कर्ज के बारे में बताएगी तो फिर पैसे की खातिर अपनी कोख को किराए पर देने के लिए राजी कर लेगी। सावित्री ने प्रदीप के कमरे की तरफ झांका तो वह खाली था। प्रदीप बिना कुछ कहे कहीं चला गया था। सावित्री ने सुबह से खाना नहीं खाया था। तनाव कुछ कम था, इसलिए भोजन की इच्छा हुई। अपने लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद आराम करने के उद्देश्य से लेट गई। 2 घंटे के आराम ने उसे तरोताजा कर दिया। उसके पति नमन के घर आने का समय हो चुका था। वह शाम के भोजन की तैयारी करने लगी। प्रदीप को फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। अपने यार दोस्तों के साथ पी रहा होगा। मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं है। मैं अब उसकी चिंता में घुट घुट कर क्यों मरूं? कोई नादान बच्चा तो है नहीं, अपना भला बुरा समझने लायक है, उम्र है उसकी। वह उसके बारे में सोचती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। अपने पति को आया देखकर उसके लिए पानी लाई, चाय बनाई। सावित्री ने महसूस किया कि नमन के चेहरे पर अवसाद के लक्षण हैं। वो किसी चिंता में है। सावित्री ने पूछा, क्या बात है? कुछ चिंतित नजर आ रहे हो। नमन, बात कुछ चिंताजनक ही है। सावित्री, क्या हुआ? नमन, प्रदीप पुलिस लॉकअप में है। सावित्री, क्यों? क्या कर दिया उसने? नमन, किसी से झगड़ा कर बैठा। किसी बात पर कहा सुनी होने पर उसने एक साथी का सिर फोड़ दिया। उसका वह दोस्त अस्पताल में है, जीवन मृत्यु के बीच विचरण कर रहा है। दूसरे बयानों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मैं उसकी जमानत कराने गया तो पुलिस ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए कोर्ट द्वारा ही जमानत मिल पाएगी। कोर्ट बंद हो जाने के कारण मुझे खाली हाथ वापस घर आना पड़ा। कल कोर्ट खुलने पर ही उसकी जमानत हो पाएगी। सावित्री, वकील भी करना पड़ेगा। नमन, हाँ। सावित्री, कितना खर्च आएगा? नमन, क्या पता, 10,000 तो कम से कम मान लो। सावित्री आश्चर्य से, इतना? नमन, हाँ, वकील की फीस कुछ राशि गारंटी के रूप में भी जमा करनी पड़ सकती है। सावित्री, हे भगवान, इस प्रदीप ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया है। नमन, अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सावित्री, क्या खाक ठीक हो जाएगा? 1 लाख रुपए जुए में हार गया, वो चुकाने हैं। कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? नमन, सब ठीक हो जाएगा, तुम बेकार में तनाव मत पालो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। देखना, एक दिन हमारे दामन में खुशियां ही खुशियां होंगी। हमें अब जितना कष्ट झेलना पड़ रहा है, जितना दुख मिल रहा है, इससे दुगनी खुशी मिलेगी। सावित्री, क्या पता क्या होगा। नमन, सब ठीक हो जाएगा, एक रात की तो बात है, कल सुबह उसे छुड़ा कर ले आऊंगा। मुझे तो भूख लगी है और पत्नी के साथ खाने की इच्छा भी है। सावित्री, आप थोड़ी देर टीवी देखिए, मैं बस जल्दी ही खाना बना देती हूँ। सावित्री ने जल्दी से खाना बना दिया। नमन ने खाना खाया और प्रदीप के बारे में सोचने लगा। एक तरफ बहुत समझदार मेहनती लड़की सावित्री है तो दूसरी तरफ उसी का माँ जाया भाई प्रदीप अपनी बहन के विपरीत निकम्मा, आलसी, बदमाश किस्म का युवक है। दोनों के माता पिता एक हैं, एक जैसी परवरिश हुई है, लेकिन अंतर भी बहुत देखने को मिल रहा है। सावित्री जैसी लड़की लाखों में एक होगी। सावित्री ने प्रदीप की चिंता करना बंद कर दिया। उसे उसके हाल पर छोड़ने का फैसला कर लिया था। सावित्री नमन के पास भले ही सोई हुई थी, लेकिन अपनी सोचों में डूबी हुई थी। नमन भी किसी गहन चिंतन में था। सुबह नमन ने छुट्टी करने का मन बना लिया। आखिर प्रदीप को भी तो कोर्ट से बरी करवाना है। सावित्री ने नमन को कहा, आप छुट्टी लेकर के क्या करोगे? अभी किसी वकील से बात कर लो। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट खुलते ही जज साहब हमारे भाई प्रदीप को बुलाकर कहेंगे कि जा भाई, तुझे मुक्त कर दिया, तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है। नमन, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सावित्री, क्या लेकिन? नमन, कोर्ट में जाना भी तो जरूरी है। सावित्री, तो चले जाना, लंच के बाद कोर्ट में भी चले जाना। प्रदीप का तो
यह लगा ही रहेगा, उसके कारण कब तक छुट्टियां लेते फिरोगे। सावित्री अपने काम को बचाने के कारण उसे समझा रही थी। उसे 11 बजे नर्सिंग होम जाना था। नमन घर पर रहेगा तो कैसे जा पाएगी। नमन सावित्री की बात मान गया। अभी जाकर वकील साहब से मिल लेता हूँ, उन्हें उनकी फीस देकर उन्हें बता दूंगा और जब जमानत का समय होगा तब मैं कोर्ट आ जाऊंगा। सावित्री, यही ठीक रहेगा। नमन, ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ, तुम जब तक टिफिन तैयार कर देना। सावित्री, ठीक है। नमन बाहर चला गया। सावित्री अपने कार्यों में जुट गई। नमन ने एक वकील को हायर किया, उसे पैसे दिए, घर आकर अपना खाने का टिफिन लिया और काम पर चला गया। सावित्री को तो खाली पेट ही जाना था, क्योंकि कुछ जांचें खाली पेट ही होनी थी। वह तैयार हो करके सिंह नर्सिंग होम पहुंच गई। बीना और उसका पति आशीष भी वहीं थे। डॉक्टर ने सावित्री की कुछ जांचें कराई। उनकी रिपोर्ट आने तक शेष फॉर्मेलिटीज करने लगा। आशीष ने सावित्री को 50,000 का चेक दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर हस्ताक्षर किए। 1 घंटे बाद सावित्री की रिपोर्ट मिली। सावित्री के ब्रेन ट्यूमर की जानकारी जब आशीष और बीना को हुई तो वो दोनों सावित्री से बहुत नाराज हुए। हमें धोखे में रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। उसने अपना चेक छीन लिया और बेइज्जत करके उसे भगा दिया। सावित्री आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर आ गई। 50,000 की उम्मीद करते करते उसे 5,000 रुपए भी नहीं मिले। सावित्री को सारे रास्ते अब बंद होते नजर आ रहे थे। वह सोचते सोचते बेहोश हो गई। घंटे भर बाद जब उसे बेहोशी से निजात मिली, नमन अपने काम पर था। वकील ने उसे फोन किया और वह कोर्ट पहुंच गया। आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, ऐसी चेतावनी देते हुए कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। वह घर आया। अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। सावित्री ने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं था। वह जब अपनी बहन की बात मानता ही नहीं तो उससे माथापच्ची करने की क्या जरूरत है। नमन ने सावित्री के चेहरे पर देखा, वह बहुत कमजोर नजर आ रही थी। नमन ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का विचार किया। सावित्री ने मना कर दिया, थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। सावित्री ने नमन को संतुष्ट कर दिया। सावित्री नहीं चाहती थी कि नमन को उसकी बीमारी के बारे में पता लगे। वह अपने पति को खुश देखना चाहती थी। नमन ने उसे अगले सप्ताह डॉक्टर को दिखाने को राजी कर लिया। सावित्री ने प्रदीप को मना कर उसे खाना खिलाया। उस घर को बेचकर उसका कर्ज चुकाने की बात कही। प्रदीप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि उसका घर बिक जाएगा। उसे तो स्वयं के खर्चों से मतलब था। कुछ लोग केवल अपने लिए जीते हैं। उन्हें अपने माता पिता भाई बहन से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, घर वालों को कुछ भी करना पड़े। प्रदीप भी उसी किस्म का इंसान था। वह अपने मतलब के लिए घर तो क्या, बहन को भी गिरवी रखने वालों में से था। सावित्री जानती थी कि उसके मरने के बाद प्रदीप नमन को वैसे भी अपने साथ नहीं रखने वाला है, उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा, क्योंकि जो इंसान अपनी बहन को नहीं हो सकता वह बहन के पति का क्या मानेगा। सावित्री जब ज्यादा देर तक सोचने लगी तो उसके सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। अपने पति से छुपकर वह दर्द निवारक टेबलेट ले लेती थी। सुबह 5 बजे नमन के पास एक कॉल आया। खबर बहुत बुरी थी। नमन के पिता अचानक हृदय गति रुक जाने से स्वर्गवासी हो गए। नमन को उसके घर वालों विशेष स्नेह नहीं मिलता था, लेकिन पिता तो पिता ही होता है। नमन ने अपने पिता के दिवंगत होने की खबर सावित्री को सुनाई। सावित्री को भी दुख हुआ। नमन ने अभी तक अपनी शादी की बात घर वालों से छुपा कर रखी थी। वह सावित्री को अपने घर, अपने गांव नहीं ले जा सकता था। गांव में उसे कम से कम 15 दिन तो रुकना ही पड़ सकता था। 15 दिन तक सावित्री अकेली कैसी रहेगी, क्योंकि प्रदीप का कोई भरोसा नहीं है। कहीं पीकर पड़ा रहा तो सावित्री ने मानो नमन के मन की बात पढ़ ली हो। वह नमन से बोली, आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए, अभी जाकर अपने पिता के अंतिम दर्शन कीजिए। यहाँ की कोई चिंता मत करना। प्रदीप भले ही अपनी मनमानी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमन भारी मन से अपने गांव चला गया। उसके पिता का अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ था, क्योंकि परिवार के अन्य सभी लोग नमन का इंतजार कर रहे थे। नमन के गांव पहुंच जाने पर उसके पिता का मोक्ष धाम ले जाया गया। नमन अपने पिता को याद करके रोने लगा। नमन के पिता का अंतिम संस्कार हो गया।
सभी भाई बंधु परिवार के लोग शोकग्रस्त थे। नमन की माँ का रो रो कर के बुरा हाल था। नमन ने उसे धीरज दिलाया। समझाते समझाते वह भी अपनी माँ के साथ रोने लगा। नमन को दुख था कि वह अंतिम समय में उनके पास नहीं था। माता पिता के लिए हर संतान प्यारी होती है। पिता के त्रयोदशी संस्कार के बाद लगभग सभी नाते रिश्तेदार उपस्थित थे। बात भाइयों के रिश्ते पर चल पड़ी। नमन के बड़े भाई उससे कोई खास लगाव नहीं रखते थे। दुनिया की रीत भी यही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, शादी से पहले भाइयों में बहुत प्यार प्रेम होता है। भाई से बढ़कर कोई प्यारा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे भाइयों की शादी होने लगती है वही प्यारे भाई दुश्मन बन जाते हैं। अपने परिवार, अपने बच्चों के सामने भाई का प्यार कम होने लगता है। भाई का प्यार, उसका स्नेह जाने कहाँ चला जाता है। नमन का भाई विपिन भी वही था जो इन बातों से असहमत लग रहा था। उसका मानना था कि बड़ा भाई पिता समान होता है, इसलिए उसका हक सबसे पहले है। विरासत में मिलने वाली जमीन जायदाद पर पहला हक बड़े भाई का ही होना चाहिए। जबकि वह बुजुर्ग कहना चाह रहे थे कि जिस प्रकार पिता अपनी खुशी, अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर अपनी संतान के लिए त्याग करता है, उसी प्रकार बड़े भाई को बड़प्पन दिखाकर अपने भाई को पहला हक देना चाहिए। उसी बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब नमन को अपनी पत्नी की विदा करा लेनी चाहिए। नमन आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि मेरी शादी की बात इन लोगों को कैसे मालूम हो गई। मेरी और सावित्री की शादी की खबर तो किसी को भी नहीं है। इस गांव का कोई व्यक्ति शहर में नहीं रहता जो उनकी बात बता सके। सागर, जो कि नमन के मामा का लड़का था, वह विपिन और नमन से आयु में बड़ा था। वह बोला, आप सही कह रहे हैं दादा। अब फूफा जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। नमन, आप किसकी बात कर रहे हैं सागर भैया? सागर, नमन, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि तुम्हारी शादी बचपन में ही हो चुकी थी। नमन, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं। सागर, तुम उस समय 4 साल के थे। नमन, 4 साल की आयु में भी कोई भला शादी विवाह होता है क्या? सागर, कभी कभी बड़े कहे जाने वाले हमारे अभिभावक अपनी बातों का मान रखने के लिए इस तरह का शादी विवाह कर बैठते थे। नमन, लेकिन कैसे? ऐसे भी क्या बात थी? ऐसा भी क्या मान? कभी कभी कुछ ऐसे फैसले लेने को मजबूर कर देता है कि हर किसी को अच्छे नहीं लगते। बुजुर्ग, बेटे, बात उस समय की है जब तुम बहुत छोटे थे। कोई असाध्य बीमारी के कारण तुम्हारा बच पाना मुश्किल था। उस समय हर जगह अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे। झाड़ फूंक या देवी देवता से ही स्वस्थ करने की प्रार्थना के अलावा कोई चारा नहीं था। बड़े शहर में इलाज कराना बहुत खर्चीला मामला था। तुम्हारे पिता के एक खास जिगरी दोस्त ने तुम्हारा देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया था। जब तुम ठीक हो गए तो तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम्हें जीवन दान दिया है, इसलिए इस पर पहला हक तुम्हारा है। और भावनाओं में बहकर दोनों मित्र एक दूसरे को वचन दे चुके थे कि हम दोनों आपस में रिश्तेदार बन जाएंगे। बातों ही बातों में तुम्हारे पिता के मित्र और तुम्हारे पिता ने ज्योति और तुम्हारी शादी पक्की कर दी। विवाह भी कर दिया, लेकिन दोनों के बीच यह शर्त थी कि जब तक लड़का 21 का और लड़की 20 की नहीं हो जाएगी, तब तक ज्योति और नमन को इस विवाह के बारे में नहीं बताया जाएगा और ना ही ज्योति को इस घर में अर्थात ससुराल में लाया जाए। नमन, क्या? बुजुर्ग, हाँ, यह 16 आने सच है। तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में भी यही कहा था कि मेरी बहू ज्योति को अपने घर ले आना। नमन, लेकिन मैं इस विवाह को नहीं मान सकता। बुजुर्ग, क्यों? लड़की में कोई कमी तो नहीं है। नमन, क्या पता बचपन की बात को वह मानती भी होगी या नहीं। बुजुर्ग, उसकी तरफ से कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुम लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ गए हो। इतने ज्यादा पढ़ गए हो कि अपने स्वर्गवासी पिता की इच्छा का सम्मान भी नहीं करना चाहते। नमन, ये बात नहीं है। बुजुर्ग, तो क्या बात है? क्या लड़की पसंद नहीं है? क्या तुमने लड़की को देखा है? क्या बात है? आज सबके सामने कह डालो। नमन, मैं इस विवाह को नहीं मान सकता, क्योंकि नाबालिग की शादी कोई मायने नहीं रखती है। बुजुर्ग, दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तुम पर दबाव डालने वाला कोई नहीं है। ज्योति के पिता भी 2 साल पहले स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनके मरते समय तुम्हारे पिता ने उनसे वादा किया था
कि ज्योति उनके घर की बहू ही रहेगी। नमन यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वह शादी कर चुका है। उसकी पत्नी सावित्री शहर में उसका इंतजार कर रही है। वह बहुत बड़े असमंजस में था, किसकी बात माने। एक तरफ उसके पिता ने अपने वचन दे करके किसी लड़की को उसकी पत्नी बनाया हुआ है, दूसरी तरफ उसने स्वयं वचन दे करके सावित्री को अपनी पत्नी बना लिया है। किसके वचन माने जाएं? नमन मन ही मन घबरा उठा। हे ईश्वर, यह आपने किस धर्म संकट में डाल दिया मुझे, किसकी तरफ जाऊं? सागर, चुप क्यों है नमन? जो फैसला लेना है उसे जल्दी लो, जो भी निर्णय किया है उसे सबको बताओ। नमन, मुझे सोचने का समय चाहिए। बुजुर्ग, कोई बात नहीं, कल इसी समय तक सभी लोग तुम्हारे निर्णय का इंतजार करेंगे। कल इस समय तुम्हें अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। नमन, ठीक है। नमन ने वहां से हटकर सावित्री को कॉल किया, लेकिन सावित्री का फोन बंद था। सावित्री सिर दर्द के कारण फोन बंद करके अपनी आंखों को बांधकर लेट गई। नमन को गए हुए 13 दिन हो चुके थे। इन 13 दिनों में सावित्री तिल तिल करके मर रही थी। उसका ट्यूमर बढ़ता ही जा रहा था। वह असहनीय दर्द से पीड़ित थी। प्रदीप को उससे कोई मतलब नहीं रह गया था। वह तो चाहता था कि सावित्री जल्द से जल्द इस घर को बेच दे। वह दिन रात इसी बात को लेकर के बैठ जाता था। सुबह होते ही नमन सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? माँ, क्या हुआ बेटे? नमन, सागर भैया कह रहे हैं कि मेरा बाल विवाह हुआ था। माँ, हाँ बेटे, हम तेरे बचने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। तब तेरे पिताजी के दोस्त ने तेरा इलाज किया और तुम्हारे पिता ने अपने वचन के अनुसार उनकी लड़की ज्योति से तेरा विवाह कर दिया। नमन, लेकिन माँ, तू एक बार ज्योति से मिल ले बेटा, तू खुद समझदार है। नमन, ठीक है माँ, मुझे उसका गांव, नाम आदि के बारे में बता दो। नमन सुबह का नाश्ता लेकर ज्योति से मिलने निकल गया। ज्योति का गांव कोई दूर ज्यादा नहीं था। वह 2 घंटों में वहां उस गांव में पहुंच गया, लेकिन उसके घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह ज्योति को नहीं जानता था और ज्योति उसे नहीं पहचानती थी। नमन ने एक प्लान सोचा, एक रजिस्टर खरीदा। रजिस्टर और पेन लेकर के घर घर सर्वे का नाटक करने लगा। संयोग से 10 घरों के बाद वह ज्योति के घर पर ही था। नमन ने देखा कि एक सुंदर सी लड़की हाथ में कुछ पुस्तक लिए हुए घर से बाहर निकल रही है। वह बोला, जी मैं सर्वे कर रहा हूँ, मुझे कुछ प्रश्नों का जवाब चाहिए। ज्योति, मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ, आप अंदर माँ से पूछ लो जो भी पूछना है। नमन, आपका नाम क्या है? ज्योति ने कहा। नमन, मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। ज्योति, जी जल्दी। नमन, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? ज्योति, मैं ग्रेजुएशन के फाइनल में हूँ, प्राइवेट रूप से घर पर ही पढ़ती हूँ। मेरी सहेली कॉलेज जाती है, इसलिए उसके घर जाकर के थोड़ी मदद ले लेती हूँ। नमन, आप बाल विवाह में विश्वास करती हैं? ज्योति, यह समय और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। कोई छोटे बच्चे का विवाह करके आफत टाल दे तो बाल विवाह नहीं, बाल हत्या है। लेकिन विवाह भले ही छोटी आयु में हो गया हो, जिम्मेदारी उचित समय पर निभाने हेतु कहा जाए तो बाल विवाह में कोई दिक्कत भी नहीं है। नमन, मतलब? ज्योति, किसी 10 साल की लड़की का विवाह करके ससुराल भेज दें तो उसका जीवन बर्बाद समझो। उसी लड़की को एक समझदारी की उम्र होने पर ससुराल भेजा जाए तो बात अलग होगी। नमन, शायद ठीक कह रही हैं आप। ज्योति ने कहा, सॉरी, मुझे देर हो रही है। नमन, बस 2 मिनट प्लीज। ज्योति, लगता है आप मेरी पढ़ाई नहीं होने देंगे, आइए अंदर चलकर बैठिए। ज्योति ने अपने घर के आंगन में एक कुर्सी लाकर उसके सामने रख दी। नमन उस पर बैठ गया। ज्योति ने अपनी माँ से कहा, आप थोड़ी देर इन बाबूजी से बात कीजिए, मैं चाय बना ला। माँ, ये कौन है बिटिया? ज्योति, घर घर सर्वे करने वाले हैं। माँ, ठीक है बिटिया, तुम इनसे बात करो, मैं चाय बना देती हूँ। नमन ने ज्योति की पढ़ाई, उसकी इच्छा, नौकरी आदि के बारे में पूछा और रजिस्टर में कुछ लिखने का नाटक भी करता जा रहा था। ज्योति की माँ चाय बनाकर ले आई तो नमन और ज्योति चाय पीने लगे। ज्योति, बेटी, मैं भैंस को पानी पिला कर आती हूँ। ज्योति, ठीक है माँ। नमन, अगर आपकी शादी बचपन में हो जाती तो? ज्योति, तो क्या, मैं माता पिता की इच्छा का सम्मान करती। नमन, बिना देखे भाले आप बचपन में हुई शादी को मान लेती? ज्योति, बिल्कुल। नमन, लड़का पसंद का नहीं निकला तो? ज्योति, माता पिता की पसंद खराब नहीं हो सकती। नमन, लड़का सुंदर नहीं है और घर वाले जबरदस्ती शादी कर दें तो? ज्योति,
तन की सुंदरता कुछ सालों की होती है, जबकि व्यवहार और मन जीवन भर साथ देते हैं। नमन, अच्छी बात है ज्योति। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बचपन में 3 साल की उम्र में शादी हो गई थी। नमन, आप अपने पति से मिली हो कभी? ज्योति, नहीं। नमन, आप उसके साथ रहना चाहोगी? ज्योति, बिल्कुल। नमन, भले ही वो आपको पसंद नहीं करे। ज्योति, तो मैं भी अपने बचपन के पति के साथ रहने को तैयार हूँ। जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, हम उसके फैसले का विरोध करने वाले कौन होते हैं? नमन, लेकिन आज जमाना बदल गया है, लड़कियां अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही हैं, प्रेम विवाह हो रहे हैं। ज्योति, क्या प्रेम विवाह की गारंटी है? क्या पसंद के लड़के से शादी करने वाली लड़कियां हमेशा खुश रहती हैं? बाबू, कोई गारंटी नहीं है। नमन, गारंटी तो जीवन की भी नहीं है। ज्योति, तो फिर आप खुद समझदार हो। नमन, अभी आपको पता लगे कि आपके अनदेखे पति ने किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लिया है, तब आप क्या करोगी? ज्योति, तब भी मैं उनके साथ रहने को तैयार हूँ। एक सौतन के साथ? ज्योति, हाँ। नमन, क्यों? ज्योति, कम से कम पहले से मालूम तो है। नमन, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ज्योति, आप मजबूर क्यों हैं? नमन, मैं शादीशुदा हूँ। ज्योति, तो मैं क्या करूँ? नमन, मैं ही तुम्हारा बचपन का पति हूँ। नमन कुमार। ज्योति, आपने विवाह कर लिया है? नमन, हाँ। ज्योति, तो यहाँ क्यों आए हो? नमन, तुमसे मिलने। ज्योति, मिलने या? नमन, देखो ज्योति, मैं कल शाम से बहुत व्यथित हूँ। मुझे कल ही पता चला कि मेरा बचपन में विवाह हो गया था। मैं लगभग 1 साल पहले ही विवाह कर चुका हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। अब पता लगा कि तुम भी बहुत सुलझी हुई लड़की हो। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम ही कोई रास्ता बताओ ना। ज्योति, जहर खाकर जान दे दो। नमन, क्या अपने पति से ऐसी बात कर रही हो? ज्योति, तो मुझे जहर ला करके दे दो। नमन, सॉरी ज्योति, मैं आपको मन से पति मान चुकी हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं उसी में राजी हूँ। आप सच ले चलेंगे तो ठीक है, नहीं ले जाएंगे तो अपना नसीब समझकर अपना जीवन माँ के साथ बिता लूंगी। आप किसी बात की चिंता नहीं करें। नमन कुछ ना कह सका। ज्योति, एक विनती है। नमन, क्या? ज्योति, माँ को अपने बारे में मत बताना। नमन, ठीक है, मैं चलता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही मुलाकात होगी। नमन एक झटके से उस लड़की के सारे अरमान, सारे सपने मिट्टी में मिल गया। ज्योति ने अपनी किताबें अलमारी में रख दी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें गंगा यमुना बनकर बहने लगी। नमन भी भारी मन से अपने गांव लौट गया। वह जानबूझकर घर पर देरी से पहुंचना चाहता था ताकि अपना निर्णय बताने से बच सके। नमन ज्योति से मिलकर बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया। 2 नावों में एक एक पैर रख चुका था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस नाव में बैठूं। सावित्री कितनी जीवट और सीधी लड़की है, कभी कभी उसे कष्ट नहीं होने दिया, हमेशा मेरा ख्याल रखा है। वह बेचारी पहले ही अपने भाई की हरकतों से परेशान है। उसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। सावित्री को छोड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। नमन फिर ज्योति के बारे में सोचने लगा। ज्योति की क्या गलती है? उसे कैसे छोड़ा जा सकता? उसके पिता की अंतिम इच्छा भी यही थी कि ज्योति अपने घर यानी ससुराल चली जाए। वो कब तक अपनी विधवा माँ पर बोझ बन करके रहेगी? इसे अपने साथ रखूं या सावित्री टूट जाएगी? उस बेचारी का पति सुख भी नहीं दे पाया। अगर इसे साथ नहीं रख पाया तो ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हे प्रभु, मुझे राह दिखाइए। मैं अकारण ही पाप का भागीदार बन रहा हूँ। मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। एक गलती मुझसे हुई है कि सावित्री से प्यार कर बैठा, उससे प्रेम विवाह कर लिया। क्या सच्चा प्यार करना गुनाह है? कान्हा, आप तो प्यार के रक्षक रहे हैं। आपने तो अपने मित्र और अपनी बहन का प्यार अमर किया है। आपने तो प्रेम को सबसे बड़ी भक्ति बताई थी। फिर मेरे प्रेम करने पर इतना कष्ट क्यों? मुझे धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं प्रभु? हे मुरलीधर, मेरी सहायता करो। मुझे सच्चा रास्ता दिखलाओ। मुझे इस संकट से उबारो प्रभु। एक निर्जन स्थान पर बैठा नमन अपनी व्यथा उस कृष्ण को सुना रहा था जो हमेशा अपने भक्तों की सुनता है। नमन की आंखों में गंगा यमुना बह रही थी। वह भूल गया था कि घर भी जाना है। वह व्यथित मन से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था। क्यों रो रहे हो बेटे? पीतधारी, एक पीतधारी सन्यासी ने नमन से पूछा। नमन ने सिर उठाकर देखा तो सामने एक तेजस्वी साधु खड़े। यह बाबा कब आया?
उसे पता ही नहीं चला। नमन को घोर आश्चर्य हुआ। नमन, प्रणाम बाबा। सन्यासी, खुश रहो मेरे बच्चे, लेकिन तुम खुश दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या बात है बेटा? दुखी होने का कोई क्या बड़ा कारण है क्या? नमन, यूं ही बाबा, अपने मन की पीड़ा उस मुरलीधर को सुना रहा था। जब उनसे बात कर रहा था तो जाने कब आंसू आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। सन्यासी, ऐसा ही होता है बेटा, जब कोई बच्चा परेशानी में होता है तो माता पिता के सामने रो पड़ता है। ऐसे ही भगवान के सामने भी हम रोने लग जाते हैं। आंखों से आंसू निकलने का मतलब है ईश्वर हमारे मन के बोझ को हल्का कर रहे हैं। रो लेने के बाद भी अपने आप को हल्का महसूस कर रहे होंगे। नमन, हाँ बाबा। सन्यासी, वैसे कष्ट क्या है बच्चे? नमन, बाबा, मैं शहर में रोजगार के लिए गया था। कोई नौकरी मिल जाए तो घर का सहारा बन जाता है और मेरा जीवन भी आसानी से कट जाता। सन्यासी, नौकरी तो बेटे तुझे जल्दी ही मिलने वाली है, उसकी चिंता तो मत करो। नमन, धन्यवाद बाबा। एक एजेंसी में काम करते करते एक लड़की से प्यार हो गया। वह बहुत ही अच्छी है, उससे शादी भी कर ली। यहाँ मुझसे एक गलती हो गई। सन्यासी, मैंने अपनी शादी की बात घर वालों को नहीं बता दी। सन्यासी, क्यों? नमन, मुझे डर था कि वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता तो फिर सीना तान कर कह सकता था कि मैंने विवाह कर लिया। सन्यासी, अब क्या समस्या है? नमन, अब कुछ दिन पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने बचपन में ही मेरी शादी कर दी। मैं अभी उसी लड़की से मिल करके आ रहा हूँ जिससे बाल विवाह हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दो पत्नियों को कैसे साथ रखूं? सन्यासी, दोनों को ही रखो। नमन, क्या? सन्यासी, हाँ बेटे, यह सब विधि का किया हुआ है। मनुष्य तो निमित्त बनता है, बस सारा किया कराया उस नीली छतरी वाले का ही होता है। वो किसके साथ क्या करता है इसे कोई नहीं जानता है। तुमने गीता का उपदेश सुना है ना, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, आदि मैं ही हूँ और अंत ही मैं ही हूँ। अगर अजर अमर मैं ही हूँ, काल में मैं ही हूँ, सारा संसार मेरा अंश है, सब मुझ में ही विलीन होते हैं। नमन, सुना है। सन्यासी, तो फिर सब कुछ उस पर छोड़ दो जिसे तुम अभी याद कर रहे थे, वो सब संभाल लेगा। नमन, लेकिन बाबा। नमन, बाबा ने उत्तर का इंतजार कर रहा था लेकिन वहां तो कोई नहीं। नमन, मन ही मन, अरे बाबा कहाँ गए? नमन की आंखें स्वतः ही बंद होने लगी। चौपाल पर सभी एकत्रित थे। नमन के जवाब का समय हो गया था। नमन खोजा जाने लगा। नमन की मां ने बताया कि वह तो सुबह से ही ज्योति से मिलने गया हुआ है, अभी तक नहीं आया है। उसकी चिंता होने लगी, उसे खोजा जाने लगा। ज्योति के गांव भी गए, वहां पता चला कि यहाँ एक युवक सर्वे करने आया था, लेकिन वह तो कब का चला गया। अंधेरा होने वाला था, सांझ हो गई थी, रास्ता खराब था, कहीं रास्ता तो भटक नहीं गया है। नमन को चारों ओर ढूंढने लगे। काफी देर बाद एक निर्जन स्थान पर वह बेहोश मिला। नमन का शरीर बुरी तरह से तप रहा था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। किसी ने उसकी नाड़ी देखी तो बहुत धीमी चल रही थी, धड़कन भी बहुत जोरों से चल रही थी। उसे जल्दी से एक वैद्य जी के पास ले जाया गया। उसने नब्ज चेक की, आंखें देखी तो वह भी चौंक गया। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। वैद्य जी ने उसे एक कड़वा सा काढ़ा पिलाया, लेकिन नमन को होश नहीं आया। वैद्य जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, उन घर वालों के लिए डराने वाली थी। क्या हुआ इसे? एक वृद्ध ने पूछा। वैद्य जी ने अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैद्य जी ने पुनः नाड़ी देखी, आंखों में एक तरल पदार्थ डाला, पुनः वही काढ़ा पिलाया। एक बार नमन ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा और पुनः होश खो दिए। वैद्य जी, इसे अभी एक आध घंटे में होश आ जाएगा, इसे आराम करने दो, कोई सदमा पहुंचा है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। वैद्य की बात सुनकर नमन के घर वालों को थोड़ा सा धीरज मिला। नमन को सुबह होश आया। उसकी माँ उसके लिए चिंतित थी। उधर सावित्री का स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिगड़ रहा था। प्रदीप को अपनी बहन की बीमारी से कोई मतलब नहीं था, वह तो शराब और जुए का आदी हो गया। सावित्री, मैं एक सिलाई की दुकान पर काम ढूंढ लिया था। शाम को वह घर आ रही थी, तभी उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ी, वर हेतु संपर्क करें, शिवा मैरिज ब्यूरो, एक बार सेवा का अवसर दीजिए। सावित्री जाने क्या सोचकर उस ब्यूरो में चली गई। वहां काउंटर पर एक 30-32 वर्ष की महिला बैठी हुई थी। सावित्री ने उसे नमस्कार किया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे वधू चाहिए, सावित्री ने कहा। उस महिला ने कहा, जी अवश्य, हमारा काम है शादियां करवाना, बताइए कैसी दुल्हन चाहिए।
सावित्री भले ही गरीब हो, सांवली हो, लंबाई ठीक ठाक हो, लेकिन हंसमुख होनी चाहिए। महिला जी, ये कुछ फोटोज देख लीजिए। सावित्री ने एक एल्बम को दिखाना शुरू किया। उसे एक लड़की पसंद आ गई। उसका चेहरा सावित्री से मिलता जुलता। महिला, ये सुंदर लड़की है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आप अपने भाई के फोटो साथ लाई हैं? सावित्री, वो क्यों? महिला, आप अपने भाई के लिए ही तो वधू लड़की पसंद कर रही हैं ना? सावित्री, नहीं। महिला, तो? सावित्री, अपने पति के लिए। महिला चौंकते हुए, क्या? सावित्री, हाँ। महिला, क्यों? सावित्री, आंटी जी, आप सुनकर क्या करेंगी? महिला, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी उत्सुकता हो रही है। सावित्री, मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, मेरे ब्रेन ट्यूमर है। महिला, ओह, बहुत बुरा लगा सुन करके, लेकिन इसका इलाज क्यों नहीं करा रही हो? सावित्री, आर्थिक स्थिति। महिला, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पति एक डॉक्टर हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, व्यस्त रहने के कारण यह ब्यूरो खोला हुआ है, पैसे के लिए नहीं। मैं तुम्हारे ऑपरेशन की गारंटी लेती हूँ। 1 घंटे में डॉक्टर साहब आने वाले होंगे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सावित्री को जीवन के प्रति थोड़ी आशा जगी। डॉक्टर ने सावित्री की रिपोर्ट मंगाई, उसे देखा और कहा, एक चांस लिया जा सकता है, अगर ईश्वर ने साथ दिया तो ठीक हो सकती हो, दूसरा खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ दिनों की मेहमान हो ही। सावित्री ने ऑपरेशन की स्वीकृति दे दी। डॉक्टर ने तीसरे दिन का ऑपरेशन निश्चित किया। सुबह नमन को कल की सारी बातें याद आ गई। वह आश्चर्यचकित था कि वो साधु कौन था, अचानक कहाँ गायब हो गया। घर वालों ने उसकी पत्नी को लाने का विचार बनाया। नमन को कहा गया कि अपनी पत्नी को शहर ले जाओ, अपनी नौकरी के साथ साथ पत्नी को भी रख लेना, खाने पीने की समस्या खत्म हो जाएगी। नमन सावित्री के साथ में कुछ बता पाने में असमर्थ था। घर वालों के सामने नमन को चुप रहना पड़ा। उसके भाई तथा परिवार के 1-2 लड़कों के साथ नमन ज्योति को लेने गया। एक दिन अपने गांव में रुक करके ज्योति को लेकर के शहर चला गया। सावित्री को ऑपरेशन सफल रहा, उसे 2 दिन वहीं रहना पड़ा था। उधर प्रदीप ने उस मकान का सौदा कर दिया। वह मकान बेचने से मिले रुपयों को लेकर के दूसरे शहर में चला गया। उसे अपनी बहन की कोई चिंता या फिक्र नहीं थी। 2 दिन बाद जब सावित्री अपने घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। सावित्री ने प्रदीप को कॉल किया। उसने कहा कि वह हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर दूसरे शहर चला गया है, अब वह कभी नहीं आने वाला है। मैंने उस मकान को बेच दिया है, अपने रहने का कोई इंतजाम कर लेना। सावित्री सन्न रह गई। वह अपने दिल में बड़ा सा बोझ लेकर के वहां से निकल रही थी कि उसे नमन दिखाई दिया। वह प्रसन्न हुई। जैसे ही उसे नमन के साथ एक विवाहिता लड़की दिखी तो उसने अपने आप को छुपा लिया। कौन है यह लड़की? क्या कोई रिश्तेदार है, कोई शरण लेने वाली है, या कोई अलग मामला है? वह नमन की नजरों से बचने की कोशिश करते हुए गली के एक साइड में सरक गई। उसने सुना कि नमन कह रहा था, ज्योति, यह सामने वाला ही हमारा घर है। नमन और ज्योति घर तक पहुंचे तो उन्हें बाहर ताला दिखाई दिया। नमन को अब सावित्री की याद आई। उसने सावित्री को कॉल किया। सावित्री ने एक बार तो उसकी कॉल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पुनः रिंग आने लगी। आने पर बोली, हेलो नमन, कहाँ हो? ज्योति, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, घर की चाबी कहाँ है? सावित्री, उस मकान को तो प्रदीप ने बेच दिया है। नमन, लेकिन वह तो तुम्हारा था। सावित्री, किसी का भी हो, वह इसे बेच गया, अब तो खरीदने वाले का हो गया है। नमन, आप कहाँ हो? सावित्री, मैं अपनी सहेली के घर पर हूँ, उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया, आज नहीं आ सकता। आप आज की रात किसी दोस्त के घर गुजार लो प्लीज नमन। लेकिन सावित्री, क्यों, कोई विशेष बात है? नमन, मेरे साथ एक महिला भी है। सावित्री, महिला कौन है? नमन, मेरे बचपन की ब्याहता पत्नी सावित्री। वेरी गुड, तो साहबजादे 2-2 पत्नियां रखेंगे। सावित्री दूसरी पत्नी की बात सुन करके चिढ़ सी गई। कहाँ, वह स्वयं अपने पति की शादी करवाना चाहती थी। अब जब वह स्वस्थ हो गई तो सौतन के नाम से ही चिढ़ होने लगी। इंसान का मन बहुत विचित्र होता है, समय काल के अनुसार निर्णय ले लेता है। जिस पति के कारण परेशान थी, अपने मरने के बाद दुख ना पहुंचने, इसलिए उसके लिए सौतन लाना चाह रही थी। परिस्थितियों के मकड़ जाल में फंसकर जब नमन को उसकी सौतन लानी पड़ी तो उसका मन बहुत बेचैन हो गया। कहते हैं कि नारी बहुत त्याग कर सकती है, बहुत मेहनत और सहनशील होती है।
सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन सौतन नहीं। वह सौतन लाना चाहती थी, सौतन को पसंद भी नहीं कर सकती थी। सावित्री ने फोन बंद कर दिया। नमन ज्योति के साथ किसी ठिकाने की तलाश में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सावित्री भी स्टेशन की तरफ चल दी। सावित्री को नमन पर क्रोध आ रहा था। उसके गांव जाने के बाद कभी फोन नहीं किया। उसने अपनी पत्नी के बारे में एक बार भी नहीं कहा। एक बार कह देता तो कम से कम इतनी तसल्ली तो होती कि उसका पति उससे कोई बात नहीं छुपाता है। नमन ज्योति को लेकर एक धर्मशाला में ठहर गया, जबकि ज्योति ने वह रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी। ज्योति बहुत खुश थी कि जबकि नमन अनमना सा किसी चिंता में डूबा हुआ था। ज्योति, क्या बात है पतिदेव, कुछ खोए खोए से लग रहे हो? क्या मेरे साथ रहने पर कोई परेशानी है? क्या मुझसे नाराज हो? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? आज हमारे जीवन की सबसे यादगार रात है और आप किसी चिंता में डूबे हो। कोई बात हो तो बेझिझक बताइए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आज से आपके सारे कष्ट, सारे दुख मेरे भी हैं। किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। एक रोटी के चौथाई हिस्से से संतुष्ट रहेगी आपकी यह पत्नी। नमन, वो कोई बात नहीं है। ज्योति, तो ऐसी कौन सी बात है? ज्योति, तो ऐसी क्या बात है जिसे आप छुपाना चाह रहे हैं? नमन, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कहूँ? ज्योति, कहकर अपना मन हल्का कर लीजिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको समाधान भी मिलेगा। नमन, मुझे नहीं पता है कि मेरी शादी बचपन में तुमसे हो गई है। ज्योति, तो नमन, तो यह कि मैंने यहाँ एक लड़की से शादी कर ली। ज्योति, अब कहाँ है आपकी पत्नी? नमन, इसी शहर में। ज्योति, ओ, क्या वो आपके साथ छोड़ गई है? नमन, नहीं। ज्योति, क्या वो आपको चाहती है? नमन, हद से ज्यादा। ज्योति, आप उन्हें चाहते हो? नमन, पता नहीं। ज्योति, मैं आपके दिल की हालत समझती हूँ। मैं आपको हर तरह का निर्णय लेने के लिए आज़ाद करती हूँ। आप चाहें तो उनके पास जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं कभी भी आपके जीवन में दखल नहीं दूंगी। नमन, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें सजा क्यों मिले? ज्योति, उन दीदी की भी क्या गलती थी? उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? नमन, दोष तो सारा मेरा है। ज्योति, दोष तो आपका भी नहीं है, सब समय की मार है। समय कब क्या करवा दे कोई नहीं बता सकता। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। नमन, कहो। ज्योति, आप उन दीदी को घर ले आइए। नमन, क्या? ज्योति, हाँ, मैं उनको बड़ी बहन मानकर सेवा करूंगी, किसी बात की कोई शिकायत नहीं करूंगी। नमन भावुक होकर लिए गए निर्णय बाद में दुखदायी हो जाते हैं। ज्योति, मैं कोई भावुकतापूर्ण निर्णय नहीं ले रही हूँ। आज के समय की यही मांग है। उनकी जगह मैं भी हो सकती थी। नमन, आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ज्योति, पत्नी हूँ आखिर आपकी। नमन को थोड़ी शांति मिली, वह संतुष्ट होकर के सो गया। सावित्री स्टेशन में बने यात्री प्रतीक्षालय में सोने की कोशिश कर रही थी। सिर में दर्द था, दवाइयाँ एक पैकेट में रखी थी। बड़ी तेज भूख लग रही। पैसे के नाम पर उसके पास एक धेला नहीं था। जब भूख से ज्यादा व्याकुल हुई तो स्टेशन के बाहर आई। पास में एक भोजनालय था, लेकिन पैसे भी तो नहीं थे कुछ खाने के लिए। वह हिम्मत करके उस भोजनालय के मालिक के पास गई। बोली, भैया, एक निवेदन करूं? व्यक्ति, कहिए। सावित्री, मैं आपके जूठे बर्तन साफ कर दूंगी। व्यक्ति, किस खुशी में? सावित्री, मेरे पास पैसे नहीं हैं और बहुत तेज से भूख लगी हुई है, दवाई भी खानी है। बर्तन साफ करने के बदले आप केवल 2 रोटी दे देना। उस व्यक्ति ने उसे गौर से देखा, दुखी और पीड़ित लग रही थी। वह सावित्री से बोला, पहले चलो कुछ खा लो। अरे बहन जी के लिए थाली लगा। 10 मिनट में सावित्री के सामने भोजन की थाली रखी। 4 चपातियां, दाल चावल, 2 सब्जी और थोड़ा सा अचार। सावित्री ने जम करके खाना खाया। वह थाली को एक तरफ रख करके बोली, भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बर्तन साफ करना चाहती हूँ। व्यक्ति, भैया कहकर बर्तन साफ करोगी? क्या एक भाई एक भूखी बहन को खाना नहीं खिला सकता है? आपको कुछ नहीं करना है बहन। अगर चाहो तो ऊपर चारपाई पर आराम कर लो, अंदर से किवाड़ लगा लेना। सावित्री, लेकिन। व्यक्ति, डरने की कोई जरूरत नहीं है बहन, ऊपर ही एक कमरे में मेरे बच्चे हैं। सावित्री, मैं स्टेशन पर ही सो जाऊंगा भैया, सो जाऊंगा भैया, सो जाऊंगी भैया। व्यक्ति, मेरा नाम हनुमान प्रसाद है। हनुमान जी का भक्त किसी नारी को यूं ही खतरे में नहीं डाल सकता। आप विपदा की मारी लग रही हो। उसने मोबाइल पर अपनी पत्नी से कुछ कहा। थोड़ी देर बाद एक 10-11 साल की लड़की नीचे आई और सावित्री को ऊपर ले गई। सावित्री उन लोगों के अपनेपन से द्रवित हो गई। उसकी आंखों में पानी आ गया था। वह रात आराम से बीत गई।
सुबह जागी तो हनुमान प्रसाद ने उसकी आप बीती सुनी। सावित्री की दुख भरी कहानी सुन करके कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, प्रभु की लीला विचित्र है। वहीं रहने का निवेदन कर दिया। उधर नमन किराए का मकान खोजने लगा। जहां काम करता था वहीं उसे एक मकान मिल गया। सामान कुछ था नहीं। आवश्यक सामान खरीदने से पहले ज्योति जिद करने लगी कि सावित्री दीदी को खोज कर लाओ। नमन ने सावित्री को कॉल किया। वह स्नान कर रही थी। 2-3 बार घंटी बजी तो उसे छोटी सी लड़की ने कॉल रिसीव कर लिया। नमन ने उस लड़की से सावित्री के बारे में सारी जानकारी ले ली। बजरंगबली पवित्र भोजनालय तक पहुंचा। नमन के लिए जब मुश्किल नहीं था, ज्योति भी साथ हो गई थी। आधा घंटे में दोनों सावित्री के पास पहुंच गए। ज्योति ने कहा, दीदी अपने घर चलो। सावित्री, अब मेरा कोई घर नहीं है। ज्योति, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। जहां हम रहेंगे वहीं आप रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी। ज्योति और नमन के आगे सावित्री को मजबूर होना पड़ा। वह उन दोनों को साथ चली गई। ज्योति ने उसे बहुत आदर के साथ रखा। कुछ दिन बाद नमन को सरकारी नौकरी मिल गई। वह उन दोनों के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।